नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं IT मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर आर्थिक सपने को पूरा किया जाए और साथ ही किस तरह का निवेश विकल्प आपके लिए सही हो, इसका सही चुनाव आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी देते हैं, इसकी समझाइश देते हैं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार की चाल में उतार चढ़ाव के दौरान निवेश में आए नए ट्रेंड, नए निवेश विकल्पों में है कितना दम। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म निवेश ट्रेंड क्या सही है? अमेरिका में लगातार 75 BPS महंगा हुआ कर्ज, ब्याज दरों में 42 साल की सबसे तेज बढ़ोतरी। क्या होगा असर? यूएस के ब्याज बढ़त का असर भारत के ब्याज बढ़ोतरी पर कितना, जानेंगे आज। एक ही EMC का ज्यादा फंड क्यों ना रखे पोर्टफोलियो में? क्या ज्यादा फंड्स होने का मतलब है ज्यादा मुनाफा? बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपने सवाल हम भेजना चाहते हैं, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई सवाल है तो अपना सवाल हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। तो जब भी बाजार की चाल ऊपर की ओर जाती है, हमेशा हम देखते हैं कि निवेशकों का रुझान न सिर्फ निवेश को लेकर बढ़ता है, बल्कि नए नए निवेश के स्टाइल्स और ट्रेंड्स भी बाजार में आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं जो पहले से बाजार में होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब बाजार की चाल ऊपर की तरफ हो तो वो रीइंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग अपनी एनालिसिस के मुताबिक नए नए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स भी लॉन्च करते हैं। लेकिन बाजार की चाल, क्योंकि हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अस्थिरता से भरी हुई है, उतार चढ़ाव भरी चाल होती है बाजार की। अब ऐसे में जो नए तरह के निवेश के ट्रेंड्स आते हैं, क्या आपको उनमें विश्वास रखना चाहिए? क्या उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर है, जहां पे आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होते हैं, यानी काफी हद तक ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए? क्या होते हैं ये निवेश के नए ट्रेंड्स जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ? पूरे मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ ET मनी के CEO संतोष नवलानी जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में। तो जब मैं नए निवेश ट्रेंड्स की बात कर रही हूं तो इसमें मुख्य तौर पर अगर मैं सिर्फ नाम चाहूं आपसे तो वो कौन से ट्रेंड्स होंगे? हाय कविता। सो मार्केट में कविता, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस मल्टीपल ट्रेंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि हमने 6 महीने पहले देखा होगा मार्केट में पिछले साल काफी फंड हाउसेस डेट फंड्स को प्रमोट कर रहे थे और उसमें से एक स्पेसिफिक कैटेगरी प्रमोट कर रहे थे जिसको बोलते थे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड्स, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे तो आपके डेट फंड्स आपको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा देंगे और आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को ऐड करेंगे। वो इसलिए ये कैटेगरी बेचते थे क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ते हैं तब टिपिकली बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ डेट फंड्स में नेगेटिव रिटर्न आता है, क्योंकि बॉन्ड्स प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे फंड हाउसेस ने बोला कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड्स में इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसका कुछ फायदा दिखता नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर के रिटर्न देखेंगे, मोस्ट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड्स का रिटर्न बहुत ही पुअर रहा है और कंपैरेटिवली शायद नॉर्मल कैटेगरीज के जैसा ही रहा है। तो ऐसे ट्रेंड पिछले टाइम मार्केट में आए थे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। पिछले साल तो नहीं, बट उसके पहले अगर आप 2018 या 2017 के आसपास बात करेंगे, जब मार्केट बहुत ऊपर की लेवल पे था और करेक्शन का डर था लोगों में, तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स लॉन्च होते थे उस टाइम पे मार्केट में कि बिकॉज फंड हाउसेस को एक बढ़ती हुई लेवल पे भी फ्लोज को अट्रैक्ट करना होगा,
तो वो लॉन्च करेंगे ऐसे फंड्स की अगर आप मार्केट की हाई लेवल पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, वो फंड्स को ऐसे मैनेज किया जाएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो एक ग्रीड के बिहेवियर में होते हैं और मिस नहीं करना चाहते थोड़ी और भी अपसाइड, तो वो इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर बैठते हैं, क्योंकि पिच ये होती है या सेलिंग प्रोपोजिशन ये होता है कि आपका नुकसान नहीं होगा। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशंस आप इक्विटी, डेट, हर तरीके में, हर के प्रोडक्ट्स में ये पिचेस देखेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ये होगा, ये आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी होगा, ये आपके साथ बैंक प्रोडक्ट्स में भी होगा। जैसे कुछ सालों पहले बैंक ने लॉन्च किया था इन्फ्लेशन इंडेक्स के ऊपर एफडीज लॉन्च की थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन मार्केट में इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो गया तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ दीज एफडीज बिकेम लेस। बहुत सालों पहले एक प्रोडक्ट हुआ करता था मार्केट में, लोग बोलते थे इसको कि एंडोमेंट पॉलिसीज के अंदर आपको एक अश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट मार्केट में होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉक करके एक इंटरेस्ट रेट लॉक कर देती है, आपको बोलती है कि ये आपको जिंदगी भर गारंटीड इनकम का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशंस, टू अट्रैक्ट फ्लोज, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हर तरीके के प्रोडक्ट कंपनीज कुछ ना कुछ लॉन्च करती रहती हैं। आई एम नॉट श्योर ये चीजें कितनी हेल्प करती हैं एंड इन्वेस्टर्स को। जैसे कि आपने बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडियाज को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मिक्स करो तो शायद नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कि बहुत सारे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स भी कंपनीज लॉन्च करती हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ हो या म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हो। बुनियादी तौर पर अमूमन कुछ प्रोडक्ट्स नए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को रीलॉन्च किया जाता है जब बाज़ार की चाल एक तरफा हो। अब ऐसे में जब बाज़ार की चाल एक तरफा में, अगर मैं ऊपर की ओर चाल की बात करूँ जहाँ तेज़ी का एक माहौल है संतोष, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं? और अगर एक तरह गिरावट का ही माहौल है तो किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, या किस तरह के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स आप देखते हैं कि लोग इंट्रोड्यूस करते हैं? सो कविता, एक्चुअली हर रीलॉन्च, जैसे आपने बताया कि पुराना प्रोडक्ट एक नई तरीके से बेचा जाता है, लॉन्च किया जाता है वापस मार्केट में, या कोई नया ट्रेंड के हिसाब से नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हर चीज गलत नहीं होती और हर चीज शॉर्ट टर्म नहीं होती। कुछ कुछ सही प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने देखा होगा बहुत सारे एएमसीज ने सेक्टर फंड्स लॉन्च करने की कोशिश की थी कि फिनेंस में थोड़ी बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को फिर से रिलॉन्च या फिर प्रमोट किया जा रहा था बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेक्टेड था आफ्टर द बजट दैट तेजी आएगी। तो ये शॉर्ट टर्म आइडियाज एएमसी हमेशा लॉन्च करती रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ परमानेंट आइडियाज रह जाती हैं। जैसे कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक फंड लॉन्च किया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स, जो कि डायनेमिक एसेट अलोकेशन कैटेगरी के नाम से जाना जाता है आज, और सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हमको हमेशा सलाह देते हैं कि बाय लो सेल हाई, जो कि रिटेल इन्वेस्टर शायद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा लो में पैनिक हो जाते हैं और नहीं इन्वेस्ट करते हैं, और हाई में इन्वेस्ट कर बैठते हैं क्योंकि हमको लगता है कि रिटर्न मिस हो जाएगा मार्केट में हमारे हाथ से। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स क्या करते हैं कि जब मार्केट सस्ता होता है तब वो ज्यादा इक्विटी खरीदते हैं और कम डेट लेते हैं, और मार्केट जब महंगा हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करके आपका पैसा डेट कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इक्विटीज के जैसे रिटर्न्स मिलने की आकांक्षा हो जाती है, और डेट फंड्स को तो डेफिनेटली बीट कर चुके हैं इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो कुछ कुछ कैटेगरीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से समवेयर अराउंड 2013-14 फोकस फंड कैटेगरी लॉन्च हुई थी, जो कि अच्छी कैटेगरी है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग 60 स्टॉक्स लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप के हिसाब से आप एक फोकस पोर्टफोलियो बनाएं, और वो कैटेगरी आज काफी मार्केट्स में अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं फोकस फंड के नाम पे। तो हर चीज गलत नहीं होती, कुछ कुछ चीजें सही भी हो जाती हैं, लेकिन एक चीज जो काफी टाइम से फंड्स अपने आप अपनी स्कीम्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बोलते हैं कि हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं, हम मार्केट साइकिल्स को प्रोएक्टिवली ट्रैक करके उसमें ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि आपका पैसा बढ़े
पड़ेगा, या फिर बोलते हैं कि हम ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेंगे, इनोवेटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और आप देखेंगे हर पोर्टफोलियो में एक्चुअली सेम स्टॉक्स होते हैं। तो ये एक्चुअली बोलने का तरीका होता है अपने फंड को थोड़ा सा अलग खड़ा करने का, लेकिन आप जब अंदर से उनके स्टॉक्स होल्डिंग्स देखेंगे तो सबकी सेम ही होती हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अ ट्रेंड और वांटिंग टू इन्वेस्ट, मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को डीप डाइव करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड वेदर वो ट्रेंड एक्चुअली एक रीलॉन्च है कोई आइडिया का, कि ये आइडिया का टाइम आया हुआ है और ये शॉर्ट टर्म है, या फिर इट मेक सेंस फॉर लॉन्ग टर्म। संतोष, मैं देख सकती हूँ कि आपने और आपकी टीम ने बहुत ही डीप रिसर्च करके ये तमाम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में एक लिस्ट बनाई है। तो शुरुआत करना चाहूँगी, बिकॉज समय हमारे पास अक्सर कम हो रह जाता है इस तरह की डेप्थ वाली डिस्कशंस के लिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे जो अमूमन ट्रेंड में रहते हैं और जो शायद आज की तारीख में भी आपके मुताबिक लागू हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो कविता, अगर आप ट्रेंडी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैं कहूँगा हमेशा एक हाइब्रिड फंड कैटेगरी है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जो मैंने बताया, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ शो पे मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट एज वेल। ये कैटेगरी खास करके इस टाइम पे काफी यूजफुल कैटेगरी है फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और पिछले 1 साल से एक्चुअली कोई रिटर्न नहीं आया है अगर हम देखेंगे तो। और ये इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद हम एक लाइफ टाइम वैल्यूएशंस के ऊपर थे पिछले साल, और अभी वैल्यूएशन काफी एवरेज तरीके से लॉन्ग टर्म एवरेज की आसपास आ रही हैं। लेकिन एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड ओवर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, आरबीआई को भी शायद फॉलो करना पड़ेगा, रुपी काफी डिप्रिशिएट हो रहा है, और एक फीलिंग है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दैट इंडिया में जो डिमांड है वो आगे जाके थोड़ी कम होगी। तो इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इक्विटी कितना डेट अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स एक अच्छी कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेट फंड्स में देखेंगे तो इस टाइम पे आई वुड से लोगों को दूर रहना चाहिए ये सब पिचेस से कि फ्लोटिंग रेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है और ऊपर जाएंगे। तो आई वुड से आप एक शॉर्ट टर्म डेट फंड खरीदेंगे, और आपका अगर होराइजन 2 से 3 साल या 5 साल है, तो आप शायद एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डेट फंड से बेटर ही पैसा कमाएंगे, सिंपली बिकॉज आपको नहीं पता होगा कि जब इंटरेस्ट रेट पूरे बढ़ चुके हैं और गिरने वाले हैं, आपको याद नहीं रहेगा पैसा निकालना फ्रॉम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डेट फंड्स, तो आप शॉर्ट टर्म फंड में रहिए पैसे लगा के। और कभी कभी जब गोल्ड भागने वाला होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज होंगी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली वो लोग माइन करते हैं और वो बेचते हैं मार्केट में। तो अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो उनकी प्राइस ज्यादा बढ़ेगी। तो आप एज ए इन्वेस्टर इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि गोल्ड बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास है। अगर आप देखेंगे तो वोलेटाइल भले ही कम होता है इक्विटी से, लेकिन बहुत टाइम वो रिटर्न सालों सालों तक कुछ नहीं देता है। तो गेटिंग द टाइमिंग राइट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड माइनिंग कंपनीज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सब ट्रेंड्स और आइडियाज से आप दूर रहें और अपने पोर्टफोलियो को एक शॉर्ट टर्म तरीके से देखने की कोशिश नहीं करें, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाए रखें अपने पोर्टफोलियो में। और ये आइडिया से दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी रिटर्न अच्छा देता है, डेट रिटर्न कैसा देता है और गोल्ड कैसा देता है। आइडियाज़ को कोई मिड टर्म के लिहाज से, मध्यम अवधि के लिहाज से पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहे तो क्या कर सकता है? लंबी अवधि के लिए तो आपको एक बेहतर और डीपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, उस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो आइडियाज़ ट्रेंडी लग रहे थे उस वक्त, क्या मीडियम टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में डाले जा सकते हैं? क्या आप ऐसा कहेंगे? एनी स्पेसिफिक आइडिया पूछ रहे हैं कविता? जनरली जो आपने कहा कि लंबी अवधि के लिए आपको नहीं रखने चाहिए, जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स आपने अभी जिक्र किया। लंबी अवधि के लिए मैंने बोला कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डेट फंड्स जो होते हैं उसमें लंबी अवधि के लिए मत रखिए। बट आपको लगता है कि आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेना चाहते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज करेंगे कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स साइकिल से लेकिन वो खत्म हो चुका होगा बढ़ाते बढ़ाते,
और शायद पीक आउट होंगे इंटरेस्ट रेट और अब नीचे जाने वाले होंगे, तो आपको याद रहेगा कि आपको अपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डेट फंड से पैसे निकालने, तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, आपको लगता है कि रिटर्न नहीं आया है पिछले 6-8 महीने से, 6 महीने में आया है, बट अगर आप 1-1.5 साल से देखेंगे तो रिटर्न नहीं आया और बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड परफॉर्म करेगा, तो आपको लगता है कि आप एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बेट लेना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि वो अगर बेट प्ले आउट नहीं हुई तो आप कब तक पेशेंटली वेट करेंगे, या फिर प्ले आउट होगी तो कब आप बाहर निकलेंगे। अनटिल अनलेस आपको गोल्ड में एक हेज की तरह पैसा रख डालना चाहिए, 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो मैं नहीं कहूंगा कि हर आइडिया खराब है, जैसे मैंने बताया। अगर आपको लगता है कि आप एंट्री और एग्जिट टाइम कर सकते हैं तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत सारी आइडियाज आती हैं, बट एज रिटेल इन्वेस्टर्स ये चीज आसान नहीं होती, एंड आई वुड से कि बहुत सारे सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी चीजें करना आसान नहीं होता है। तो मौजूदा हालात में कोई ऐसे आइडियाज़ जो चल रहे हों और आपको लगता है कि इन्हें अपनाया जा सकता है लंबी अवधि के लिए? आई वुडंट से अभी तक कि ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडियाज आप देखेंगे, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर्स रियली में कुछ मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म आइडियाज लेना चाहते हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक बैंकिंग में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो पैसिव और फैक्टर फंड्स के लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँ तो ये हाल ही में काफ़ी तूल पकड़े हुए हैं, ये निवेश लोगों को समझ में भी आ रहा है और उन्हें पसंद भी आ रहा है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को क्या लागू रखना चाहिए? कविता, पैसिव फंड्स और फैक्टर फंड्स एक्चुअली दे आर गुड रिप्लेसमेंट फॉर लॉन्ग इक्विटी फंड्स। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इस टाइम पे इंटरेस्टिंग फैक्टर फंड्स लॉन्च हुए हैं। मैं कहूंगा कि 3 तरह के फैक्टर फंड्स काफी लॉन्च हुए हैं पिछले 1.5 साल में। एक अल्फा 50 ETF है कोटक म्यूचुअल फंड का, और मोमेंटम ETF है, और इंडेक्स फंड भी है UTI और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का। और अभी हाल ही एक लो वोलेटिलिटी फंड लॉन्च किया है UTI और मोतीलाल ओसवाल, जो कि फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि लेस वोलेटाइल हो, मतलब ये कि उसमें उतार चढ़ाव कम आएगी। तो अगर मार्केट ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा और शायद रिटर्न नहीं दे अगले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न, तो फिर ये फैक्टर फंड शायद आपको सूट करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसमें ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लेस वोलेटाइल रहेंगे, और शायद अगर मार्केट और गिरा या फिर नहीं बढ़ा आगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। उसमें कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू वाली होती हैं। तो लो वोलेटिलिटी ETF और लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड अगर मैं कहूँ तो अच्छा रहेगा इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। अनदर आइडिया आई कैन से मिड कैप क्वालिटी ETF है DSP ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड का, DSP म्यूचुअल फंड का। तो ये एक्चुअली क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये UTI के पास इंडेक्स फंड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा फैक्टर फंड है जिसने जब मार्केट गिरावट के मोड में होता है तो इसमें ऐसी मिड कैप कंपनीज होती हैं जो शायद रिसेशन को या बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट को अच्छे से टैकल कर लेती हैं। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जरिया है टू पार्टिसिपेट, बट आई वुड से कि आप अपने को रिस्क एपेटाइट को देख के ही इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी है आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। लगभग समय ख़त्म हो गया है, लेकिन आखिरी सवाल संतोष आपसे यही होगा कि किसी भी तरह के नए निवेश को लेने से पहले एक चेकलिस्ट अगर किसी को देनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको अपने गोल्स के साथ लाइन अप करना चाहिए। ये बुनियादी बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा स्पेसिफिक गाइडलाइन या कोई चेकलिस्ट आप देना चाहें? सो रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में फिट करने का एक दो आपने बताया, दो आई वुड से थर्ड चीज़ ये होनी चाहिए कि आप इस पे कैसे प्ले करना चाहते हैं। कि आप ये एक शॉर्ट टर्म, आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्विक रिटर्न तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग लेना चाहते हैं। तो कुछ आइडिया शॉर्ट टर्म होती है, तो आपको समझना चाहिए कि आइडिया शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। और चौथी बात मैं बोलूँगा कि फिटमेंट इवैल्यूएट करिए कि आपके पास शायद ऐसी
इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हो, कि कोई आपको बोलेगा कि आप बैंकिंग सेक्टर फंड खरीद लीजिए, तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अगर बैंकिंग ऑलरेडी 20% या 30% है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप वो सेक्टर फंड खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ा रहे हैं, ना कि रिटर्न। तो फिटमेंट देखिए पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करने की, डू यू रियली मिस दैट एसेट क्लास और एसेट आइडिया इन योर पोर्टफोलियो, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला और एक बार फिर से निवेशकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गाइड किया है। लेकिन चलिए हम शो को